कपल्स होते हैं जिनको हमें आईयूआई के द्वारा हेल्प करनी होती है, वो बहुत केयरफुली चूज करने होते हैं, क्योंकि आईयूआई एक ऐसी प्रोसेस है, इट इज वेरी क्लोज टू कि जब आप घर पे जब ट्राई कर रहे हैं वैसे ही लगभग होता है। तो अगर उसके जो चांसेस हमें मैक्सिमाइज करने हैं तो हमें बहुत केयरफुली चूज करना पड़ता है उन कपल्स को जिसमें आईयूआई का सक्सेस रेट अच्छा हो सकता है। इन जनरल आईयूआई का जो सक्सेस रेट होता है वो 11 to 15% होता है। इसका मतलब ये है कि अगर एक महीने में 100 औरतें आईयूआई ट्राई करेंगी तो उसमें से 15 औरतें कंसीव करेंगी। आईयूआई का प्रोसेस तब एडवाइस किया जाता है जब हस्बैंड का जो सीमेन काउंट है वो लगभग नॉर्मल होता है, 10 million/ml का काउंट होता है, उसकी मोटिलिटी अच्छी खासी होती है अराउंड 40%। ओव्यूलेशन में हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही हो कि दैट मीन्स अंडा थैली में से अंडा फूट नहीं रहा हो, तब हम थोड़ी हेल्प करके कोशिश कर सकते हैं कि अंडा फूटे, और उस टाइम पे ही हम धातु को एक औरत के अंदर डालते हैं। इसमें ट्यूब्स खुले होना जरूरी होता है क्योंकि जो एग जो अंडा और शुक्राणु मिलते हैं वो ट्यूब में ही मिलते हैं और वहां पे ही उसका भ्रूण बनता है। तो दोनों ट्यूब्स खुले होने चाहिए। एक औरत का हार्मोनल प्रोफाइल सब कुछ, थायराइड, प्रोलैक्टिन, उनका जो एएमएच लेवल है, एएमएच मतलब आपकी बॉडी में जो आपके शरीर में अंडे की संख्या है वो कितनी है, वो इस टेस्ट के द्वारा हमें पता चलता है। तो ये सब टेस्ट जब हम कर लेते हैं और हमें लगता है कि इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस कपल को, और ये कपल को हम आईयूआई एडवाइस कर सकते हैं या आईयूआई द्वारा मदद करने की कोशिश कर सकते हैं, हम उन कपल्स में ये प्रक्रिया को एडवाइस करते हैं, ये टेक्निक को एडवाइस करते हैं। अब ये टेक्निक में एक औरत जो होती है वो अपने महीने के दूसरे दिन से, दैट मीन जब पहले दिन महीना आता है उसके नेक्स्ट डे से या तो टैबलेट्स या इंजेक्शंस लेती है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं जो डिपेंड करेगा आप कौन से डॉक्टर के साथ अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली वो डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि टैबलेट वाला प्रोटोकॉल करना है या इंजेक्शंस वाला प्रोटोकॉल करना है, या टैबलेट्स या इंजेक्शंस दोनों को मिला के एक प्रोटोकॉल होता है वो करना है। तो जो भी आपके डॉक्टर आपको सलाह देंगे उस हिसाब से आपको वो दवाइयां लेनी है। लगभग ये दवाइयां अगर आप टैबलेट के प्रोटोकॉल पे है तो 5 दिन लेनी पड़ती है, और अगर इंजेक्शन के प्रोटोकॉल पे है तो लगभग 11 दिन लेनी पड़ती है। जब एक जो अंडा हम रिक्रूट करते हैं, 1 या 2 अंडे इन एन आईयूआई, हम जब वो जो हमें साइज चाहिए अराउंड 18 to 20 mm का साइज होता है उस फॉलिकल का, जब वो फॉलिकल उस साइज पे पहुंच जाता है तो हम एक अलग किस्म का इंजेक्शन देते हैं जिसको हम ट्रिगर इंजेक्शन बोलते हैं। जब ये आप ये 11 दिन की दवाइयां ले रहे होते हैं या इंजेक्शन ले रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको कह दिया जाता है ये इंजेक्शन से आप घर पे लीजिए और 11 दिन बाद आइए। ऐसा नहीं होता है। जब आप दूसरे दिन पे आते हैं तो आपका सोनोग्राफी होता है, फिर वो इंजेक्शन आपको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। फिर लगभग अराउंड छठे या सातवें दिन, इंजेक्शन के छठे या सातवें दिन पे आपकी फिर से एक सोनोग्राफी होती है, देखने के लिए कि वो जो इंजेक्शन आपको प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, डोज को बढ़ाना है या सेम रखना है, वो सब चीजें रीअसेस की जाती हैं। फिर आपका एक स्कैन होता है डे 9 या डे 11 पे, और फिर डिसाइड किया जाता है कि ठीक है अब ये जो प्रोसेस है वो ठीक चल रही है, और फिर ट्रिगर दिया जाता है जबकि फॉलिकल 18 to 20 mm का हो जाता है। ट्रिगर के आईयूआई में 40 to 48 आवर्स के बाद हम हस्बैंड का धातु लेते हैं, उसको वॉश करते हैं ताकि उसमें से जितने प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह होते हैं वो सब वॉश कर दिए जाते हैं। और फिर उसके बाद ये धातु को लेके जो औरत होती है उसके गर्भ में बहुत ही पतले कैथेटर के थ्रू इसको छोड़ दिया जाता है। ये जो प्रोसेस ऑफ धातु को छोड़ने का जो प्रोसेस होता है वो पेनलेस होता है, ओपीडी में ही किया जाता है। और ये प्रोसेस करने के बाद 10 दिन तक या 15 दिन तक घर पे दवाइयां लेनी होती है, और उसके बाद 15 दिन बाद या तो आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं या आप एक ब्लड टेस्ट कर सकते हैं जिसको बीटा एचसीजी बोला जाता है, और इसमें पता चलता है कि जो हमने आईयूआई का प्रोसेस किया है वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है। हस्बैंड का अगर धातु में थोड़ी बहुत कमी होती है, ज्यादा नहीं, मतलब एक नॉर्मल काउंट होता है 15 million/ml का, लेकिन अगर वो 10 से 15 मिलियन के बीच में धातु का काउंट है, इट्स नॉट एग्जैक्टली 15 मिलियन, तो हम आईयूआई को एडवाइस कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में ओवुलेशन नहीं होता, अंडा थैली में से अंडा फूट नहीं पाता है,
तो इन औरतों को थोड़ी इंजेक्शंस की या ओरल टैबलेट्स की जरूरत होती है कि अंडा रिक्रूट हो और वो फूटे, जो कि नेचुरल साइकिल में नहीं हो पा रहा होता है। तब जब हम इन औरतों को इतनी दवाइयां दे रहे होते हैं तो हम कहते हैं आप एक IUI भी करा लो, ताकि आपके चांसेस जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। महीने के दूसरे दिन से प्रोसीजर स्टार्ट होती है। लगभग एवरेज 11 दिन तक आपका स्टिमुलेशन चलता है। 13 से 14 डे पे IUI का प्रोसेस हो जाता है और उसके बाद आपको 15 दिन से घर पे दवाइयां लेनी होती है। ऐसा आपको क्लिनिक आने की जरूरत नहीं पड़ती है, दवाइयां आपको घर पे ही लिख के दे दी जाती हैं, आप घर पे लेते हैं। उसके बाद वो 15 दिन के बाद एक टेस्ट होता है, या तो यूरिन टेस्ट या तो ब्लड टेस्ट, जिसमें पता चलता है कि ये पूरा जो प्रोसेस जो हमने किया है वो सक्सेसफुल रहा है कि नहीं रहा है। अगर आप एक वर्किंग वुमेन है तो थोड़ा बहुत आपको टाइम एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी बहुत चीजें इसमें टाइम सेंसिटिव होती हैं। बाकी पेनफुल तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अनलेस अ पर्सन को इंजेक्शंस के फियर हो, लेकिन वो इंजेक्शंस भी एक्चुअली पेनलेस हो सकते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इंजेक्शन, जिसमें सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस भी आते हैं जो आपकी सिर्फ चमड़ी में लगते हैं। जैसे लोग इंसुलिन लेते हैं वैसे पेन्स आते हैं उसी तरीके के, तो बेसिकली पेनलेस होते हैं। आप वो पेन खोलिए, अपने आप को इंजेक्ट कीजिए एंड यू आर डन फॉर द डे। आपका हो चुका है वो इंजेक्शन। आपको एक्चुअली कहीं जाके पेन्स टेकिंगली वो इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे इंजेक्शन भी अवेलेबल है। तो जिनको थोड़ा बहुत फियर होता है इंजेक्शंस का, उनको हम ये वाले इंजेक्शंस प्रिस्क्राइब करते हैं। ट्राई टू मेक द प्रोसीजर जितना भी पेनलेस हो सकता है उतना हम पेनलेस करने की कोशिश करते हैं, पर एज सच प्रोसीजर इज नॉट अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर, बिल्कुल नहीं। हर एक क्लिनिक का अपना एक फीस स्ट्रक्चर होता है। उसमें क्या क्या, पर मैं आपको ये जरूर बोलूंगी, जब आप एक क्लिनिक में जाते हैं और आप पता करते हैं कि किसी प्रोसीजर की IUI IVF जो भी है, किसी भी चीज की आप जब कॉस्ट उधर क्या है पता करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपना रिसर्च जरूर करके जाइए कि कौन सा क्लिनिक आपको क्या क्या इंक्लूजन दे रहा है और क्या क्या एक्सक्लूजन दे रहा है। कई पैकेजेस ऐसे होते हैं जिसमें मेडिकेशंस भी इंक्लूडेड रहती हैं, सोनोग्राफी भी इंक्लूडेड रहती है, IUI का प्रोसेस भी इंक्लूडेड रहता है। कई जगह ऐसी होती है जिसमें आपके सिर्फ इंजेक्शंस इंक्लूडेड रहते हैं, सोनोग्राफीज आपको ऊपर से देना पड़ता है, IUI सैंपल वॉश अलग से देना पड़ता है, या IUI के बाद की मेडिकेशंस के कॉस्ट आपको ऊपर से देना पड़ता है। तो कॉस्ट एज सच बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, आप जब जाएं तो ये सब जरूर दिमाग में रख के जाएं कि राइट क्वेश्चन जरूर पूछें। जब हम IUI करते हैं, क्योंकि हम नेचुरल साइकिल में सिर्फ एक एग रप्चर होता है, हम कोशिश करते हैं कि IUI में 2 से 3 एग्स को रप्चर किया जाए, तो कई बार मल्टीपल प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट्स दी ओनली थिंग। मल्टीपल प्रेगनेंसी इज नॉट समथिंग जो हम चाहते हैं जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि इट्स ऑलवेज बेटर कि हम एक सिंगल लाइव हेल्दी प्रेगनेंसी अटेम्प्ट करें। बाकी इसको छोड़ के इसके अलावा एज सच कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं इफ यू आर इन द राइट प्लेस विद द राइट पर्सन। हाइपर स्टिमुलेशन कई बार पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वाली जो पेशेंट्स में हम IUI अटेम्प्ट करते हैं, उनमें हो सकता है कि हाइपर स्टिमुलेशन हो जाए, लेकिन उसको कंट्रोल करने के या मैनेज करने के बहुत तरीके होते हैं। तो एज सच आप किसी कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट में नहीं पहुंचेंगे। अगर हाइपर स्टिमुलेशन जैसी पिक्चर लगने लगती है तो या तो आपके डॉक्टर वो साइकिल को कैंसिल कर देंगे, IUI आगे नहीं बढ़ेगा। या तो अगर अगर आपको साइकिल कैंसिल नहीं करना है, आपके साथ बैठ के आपके डॉक्टर हो सकता है कि वो IUI को IVF में भी कन्वर्ट कर दे, क्योंकि आपको ऐसा लगे कि आपको महीना नहीं वेस्ट करना है। आपने ऑलरेडी इतनी दवाइयां लेनी है 5-6 दिन की, तो वो भी डिसाइड हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा। ये सब चीजें हो सकती हैं और तब के तब डिसीजंस लेके उनको हैंडल किया जा सकता है और टैकल किया जा सकता है। The simple answer is no. Assisted reproductive techniques जैसे कि IUI, IVF, ये सब चीजों से बहुत सारे बच्चे अब पैदा हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। इनफैक्ट जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी हमारा
हुआ था वर्ल्ड का, लुई ब्राउन, उसकी खुद के भी बच्चे हो चुके हैं. सो देर इज एब्सोल्युटली ये जो फियर है सोसाइटी में कि बच्चों में कुछ गड़बड़ हो जाती है व्हेन वी सीक हेल्प कंसीव करने के लिए, ये बिल्कुल ही अनवारंटेड फियर है. मतलब इसकी कोई भी इस डर की कोई भी बेसिस नहीं है. तो द आंसर इज एब्सोल्यूट नो, कि प्रोसीजर करने की वजह से, आईयूआई या आईवीएफ की वजह से बच्चों में कोई भी खराबी नहीं आती है. सबसे पहले तो आपको जो भी एडवाइस दी जा रही है आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर या ट्रीटिंग फिजिशियन से, वो आपको फॉलो करनी चाहिए. आपको अपने इंजेक्शंस या दवाइयां जो प्रिस्क्राइब है वो टाइम पे ले लेने चाहिए. आपको हेल्दी ईटिंग, इफ यू आर प्रेपिंग अप, जैसे आपको पता है कि अगले महीने आईयूआई करना है, तो आपको हेल्दी ईटिंग, जो भी आप, इफ यू स्मोक, अगर आप स्मोक करते हैं तो वो छोड़ दीजिए. जब आईयूआई हो रहा हो, इफ यू ड्रिंक वाइन या अल्कोहल, वो छोड़ दीजिए. हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना इज अ गुड आइडिया. इनकलकेट सम टाइप ऑफ एक्सरसाइज. आप एक्सरसाइज को अपने रोजमर्रे की लाइफ में आप टाइम बना सकते हैं अगर आप ऑलरेडी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं. ये छोटी छोटी चीजें, अपने आप को हाइड्रेट रखना, प्रीनेटल वाइटामिन लेना, ये सब चीजें आप स्टार्ट कर सकते हैं. जिसे फॉलिक एसिड लेना है, ये सब चीजें आप प्रेप में स्टार्ट कर सकते हैं. जब आप आईयूआई स्टार्ट कर रहे हैं तो अपनी डॉक्टर की बात सुनिए, टाइम पे इंजेक्शन ले लीजिए, टाइम पे सोनोग्राफी के लिए आ जाइए, जिस टाइम पे बुलाया जाए तब आ जाइए. ये सब छोटी छोटी चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब आप ये ट्रीटमेंट, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट को करते हैं, तो टाइम कई बार बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे ट्रीटमेंट्स में, टाइम में. और अपने सक्सेस रेट्स को ध्यान में रखिए कि आप क्या टेक्निक कर रहे हैं, क्या प्रोसीजर आपको एडवाइस किया जा रहा है. तो आप जब, अगर सपोज वो नेगेटिव आएगा, तो आप इतने डिसअपॉइंट नहीं होंगे, बिकॉज आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए किसी भी प्रोसीजर से. जब आपको पता है कि आईयूआई के 11 to 15% सक्सेस रेट है, तो यू शुड नॉट गेट वेरी डिसअपॉइंटेड जब वो नेगेटिव आए. से अपने आप को एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के दायरे में रखते हुए अपने आप को ये ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए. आईयूआई या आईवीएफ में से कौन सा बेटर ऑप्शन है, ये तो नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि जो प्रोसीजर होती है वो एडवाइस की जाती है डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या हिस्ट्री है. जैसे मैंने आपको बताया कि पेशेंट सिलेक्शन फॉर आईयूआई बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है. अच्छे से सिलेक्ट करना कि हाँ, ये पेशेंट के लिए आईयूआई इज अ गुड प्रोसीजर. इफ यू गो टू सी आईयूआई आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है 11 to 15%, आईवीएफ का सक्सेस रेट इज अ लिटिल बिट हायर, बिकॉज वो सक्सेस रेट इसलिए हायर रहता है क्योंकि चीजें हमारे हाथ में आने लगती हैं थोड़ी बहुत. एग्स हमारे पास होते हैं, स्पर्म्स हमारे पास होते हैं. वी मेक श्योर कि एग और स्पर्म मिले, उसका भ्रूण बने, वो भ्रूण लैब में ग्रो करे, और फिर वो भ्रूण को हम सिलेक्ट करके एक लेडी के यूट्रस में वापस डालते हैं. तो भ्रूण बनाने तक की जो प्रोसीजर होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमारे कंट्रोल में रहती है. इतनी नहीं रहती, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एग्स और स्पर्म्स तो हमें पार्टनर्स या कपल से ही मिलते हैं. तो उनके मटेरियल की क्वालिटी या उनके पोटेंशियल पे भी बहुत कुछ मैटर करता है. लेकिन आईवीएफ में थोड़ी बहुत चीजें हमारे कंट्रोल में रहती हैं. आईयूआई में इज जस्ट के सीमेन को वॉश करके हम यूट्रस में डाल देते हैं. फर्टिलाइजेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, एग स्पर्म से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये सब चीजों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता. वी कैन नॉट बी श्योर कि एग और स्पर्म मिले कि नहीं मिले. तो उसकी वजह से थोड़ा सक्सेस रेट आईवीएफ में बेटर हो जाता है. लेकिन जैसे मैंने कहा, आईयूआई इज वो एक अलग सबसेट ऑफ कपल्स के लिए है, और आईवीएफ एक अलग सबसेट ऑफ कपल्स के लिए है. तो कई लोग होते हैं जिनको हम पहले आईयूआई एडवाइस करते हैं, फिर जब 2 या 3 आईयूआई नहीं वर्क करते हैं, तब हम उनको आईवीएफ की तरफ बोलते हैं कि ठीक है, अब इट्स टाइम, अब आप आईवीएफ की तरफ बढ़ना चाहिए, या ये राइट टाइम है. तो एज सच बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा कि मैं बोलूं कि कौन सा एक टेक्निक इज बेटर देन द अदर.